हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। सक्सेस गलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो इन दिस वीडियो हम जो रीजनिंग के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं फॉर एसबीआई क्लर्क 2021 उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, इस बार हमें एसबीआई क्लर्क तो निकालना ही निकालना है डेफिनेटली। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला ये क्वेश्चन है ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का है। अगर मैं बात करूं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की तो उसमें केवल तीन चीजें होती हैं, या तो अल्फाबेट्स होंगे, या सिंबल्स होंगे, या नंबर्स होंगे। अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अक्षर, उनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वॉवल और दूसरा क्या, कॉन्सोनेंट। अच्छा, जो वॉवल होते हैं जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो वॉवल जो है वो केवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एंड द रिमेनिंग 21 जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं सिंबल की, यानी कि किसी चीज को जो दर्शाता है या किसी चीज को जो इंडिकेट करता है उसको हम बोलते हैं सिंबल। लाइक ये जो सिंबल है ये रुपए का सिंबल है, तो ये रुपए को डिनोट करता है, ये डॉलर को डिनोट करता है, ये है स्टार है, ये हैश है, ये परसेंटेज है, और ये एट द रेट है। तो जो सिंबल्स ने जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रतीक, वो कई सारे होते हैं और वो किसी ना किसी चीज को दर्शाते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो वो केवल 0 से 9 तक केवल नंबर होते हैं, और जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में सिर्फ एक चीज और जानने की, आपकी प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले, एंड सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, बाद में। अगर पूछा गया कि जैसे कोई भी चीज पूछी गई है, हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनसे पहले क्या है, नंबर है, और उनके बाद में क्या है, वॉवल। तो प्रीसीडेड का मतलब पहले और सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, बाद में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब एक चीज और कंफ्यूजन वाली होती है कि राइट और लेफ्ट क्वेश्चन का क्या होता है। सो गाइस, अगर हमारा राइट यहां पर है तो क्वेश्चन का राइट भी यहीं पर होगा, और हमारा लेफ्ट यहां पर है तो क्वेश्चन का लेफ्ट भी यहीं पर होगा। तो जो हमारा राइट है और जो हमारा लेफ्ट है वही क्वेश्चन का लेफ्ट और राइट होता है, तब तक जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया ना जाए कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। अगर कुछ नहीं दिया तो जो आपका राइट है वही क्वेश्चन का राइट होता है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि अगर सारे के सारे सिंबल यानी कि सारे के सारे प्रतीक जो हैं वो इस अरेंजमेंट में से रिमूव कर दिए जाए, यानी कि ड्रॉप कर दिए जाए, तो राइट साइड से आपको 10th, अब आगे एलिमेंट मतलब कुछ भी दिया नहीं है, तो आपको सिंपली कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा तत्व जो कि राइट साइड से 10th हो, बस सिंबल को ड्रॉप करने के बाद वो निकालना है आपको। तो इसमें आपको सिंबल ड्रॉप करके अरेंजमेंट को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे काउंट करो राइट साइड से, और अगर रास्ते में कोई सिंबल आता है तो आप उसको ड्रॉप कर दो। देखिए यहां से स्टार्ट है, ये राइट साइड है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 एंड 10। तो 10th कौन सा है, 10th है n, तो n आपका आंसर हो गया। अब आप यहां पर देखिए कि एग्जामिनर कैसे आपके माइंड के साथ खेलेगा। यहां पर करीब करीब अगर 100 लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसमें से 40 लोग ऐसे होंगे जो सिंबल को ड्रॉप करने के बाद अरेंजमेंट को लिखेंगे, और वो अरेंजमेंट को सिंबल को ड्रॉप करने के बाद लिखने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जबकि रियलिटी में राइट साइड से जब आपने काउंट किया तो एक भी सिंबल आया ही नहीं। तो आपको एग्जामिनेशन में स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या है, बी। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को बैक साइड से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो क्या पूछा है, 18th जो लेफ्ट हैंड से है उससे 5th टू लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा, ये लेफ्ट हैंड है। यहां से जो 18 है, यहां से जो 18th है उससे फिर 5th टू लेफ्ट जो एलिमेंट है वो आपको बताना है। अब जो ये एलिमेंट है इसको निकालने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका आप सिंपली काउंट करो और लेफ्ट में आके फिर 5 काउंट करो। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 18 थी है। अब यहां से लेफ्ट इस साइड होगा तो लेफ्ट में कहां जाना है, मैं फिफ्थ, यानी कि यहां से 5 लेफ्ट जाना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपका आंसर क्या हुआ, ई इज योर आंसर। एक तरीका ये है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे पूछा गया है कि लेफ्ट से कोई आपको किसी एलिमेंट की पोजीशन दी है और उस एलिमेंट से अगर आपको लेफ्ट का कोई एलिमेंट की पोजीशन निकालनी है तो आप जो ओरिजिनल पोजीशन दी है, जो उस एलिमेंट की पोजीशन दी है उसमें से जो पोजीशन आपको निकलवाई है लेफ्ट साइड में, आप उसको माइनस कर दो। और अगर किसी एलिमेंट की जो पोजीशन दी है और आपसे राइट साइड की किसी एलिमेंट की पोजीशन निकलवाई है तो आपको जो ये एलिमेंट की पोजीशन दी है और राइट साइड की जो पोजीशन निकलवाई है आप उसको ऐड कर दो, तो इनकी ये पोजीशन निकल आएगी। अगर कोई राइट साइड से किसी एलिमेंट की पोजीशन दी है और आपसे राइट साइड के एलिमेंट की जो पोजीशन दी है उससे राइट साइड के किसी एलिमेंट की पोजीशन निकलवानी है तो अगेन आपको माइनस करना होगा जो एलिमेंट की पोजीशन दी है और जो राइट साइड की पोजीशन है उस एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की। और अगर आपको राइट साइड का एलिमेंट दिया है और उससे लेफ्ट में कोई पोजीशन निकलवानी है तो जो राइट साइड की उसकी पोजीशन दी है और उससे जो लेफ्ट साइड की पोजीशन है जिस एलिमेंट की जो निकलवानी है उसको आप ऐड कर दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, लेफ्ट एंड से लेफ्ट ही पूछा है यानी कि जो 18 है उसमें से हमें जो लेफ्ट पूछा गया उसको माइनस करना होगा यानी कि -5 होगा तो आएगा क्या आपका 13। तो आप सिंपली लेफ्ट साइड से 13 जो एलिमेंट है वो काउंट कर लो, वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं, देखिए ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लेफ्ट साइड से, यहां से हमें 13 एलिमेंट काउंट करना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो यहां से भी आपका क्या आंसर आएगा, ई। चाहे आप कैसे भी निकाल लो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, तो ई इज योर आंसर। अब एक ये क्वेश्चन आता है, देखिए क्या बोला गया है, हाउ मेनी सच बॉबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने बॉबल हैं जिनसे जस्ट पहले क्या है, नंबर, और उनके जस्ट बाद क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनके जस्ट बाद व्यंजन है और उनसे जस्ट पहले क्या है, कोई भी संख्या आती है। तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप इन तीनों में से ये चीज देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इजीली इन द अबव अरेंजमेंट दिख जाएगी। देखिए अगर हम नंबर से स्टार्ट करें तो नंबर के बाद हमें बॉबल देखना है और बॉबल के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो हमें ऐसा पेयर देखना है कि नंबर के बाद बॉबल और बॉबल के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट। तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए नंबर के बाद बॉबल नहीं है, हट जाओ, नंबर नहीं है, बॉबल, नंबर है लेकिन बॉबल नहीं है, आगे बढ़ो। नंबर के बाद फिर कॉन्सोनेंट, कोई मतलब नहीं है। नंबर के बाद सिंबल, देखने का कोई मतलब नहीं है। नंबर के बाद कॉन्सोनेंट, आगे जाने का मतलब नहीं है। नंबर के बाद फिर से नंबर, यानी कि एक भी पेयर ऐसा नहीं है इस अरेंजमेंट में जिसमें नंबर के बाद बॉबल हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो, यानी कि संख्या के जस्ट बाद स्वर हो और स्वर के जस्ट बाद क्या हो, व्यंजन। तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3, नन ऑफ दिस। क्योंकि 0 यहां पर दिया नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आंसर है वो क्या है, ऐसा एक भी पेयर नहीं है। ये आपका आंसर है। अब गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर में इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है और इसको मैं अपनी अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा भी। अब एक कर लेते हैं डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। देखिए अगर डायरेक्शन डिस्टेंस की बात हो रही है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डायरेक्शन प्लेन के बारे में जानना चाहिए। डायरेक्शन प्लेन होता क्या है, जो मेन डायरेक्शन होती है वो केवल 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा ये जो मेन डायरेक्शन है इनके अलावा 4 सब डायरेक्शन या कार्डिनल डायरेक्शन भी होती हैं, वो कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो 4 जो मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 क्या होती हैं, सब या कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये ही केवल 8 डायरेक्शन होती हैं टोटल जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इनके अलावा एक चीज और आपको जाननी होती है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है।
जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो उसके परपेंडिकुलर का, सॉरी, उसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो उसका बेस है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये तो हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है, तो ये हमें आती होगी। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज और, अगर आपको राइट और लेफ्ट समझने में कंफ्यूजन होता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जिस डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन बता रहा है आप अपने आप को उस डायरेक्शन में इमेजिन करो। जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा और जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टू द बेस्ट ऑफ हिज हाउस। आदित्य का हाउस अगर यहां पर है तो इसकी बेस्ट डायरेक्शन क्या होगी? बेस्ट इस साइड होगी इसकी डायरेक्शन। तो यहां से ये बेस्ट डायरेक्शन में जाता है और कितना जाता है? 15 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट। अगर ये वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है तो लेफ्ट इसका नीचे की साइड होगा और वहां से ये 20 किलोमीटर चलता है। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है और 20 किलोमीटर यहां से ट्रेवल करते हैं। He then turned east and traveled 25 किलोमीटर। अब अगर ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो ईस्ट तो यहीं पे होता है ना, ईस्ट तो इसी डायरेक्शन में होता है, कहीं भी फेस करो। तो यहां पर ईस्ट जाने के बाद ये 25 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि यहां से ये ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया इन्होंने और ये 25 किलोमीटर तक ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। फाइनली टर्निंग लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। अब यहां से ये लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लेते हैं, लेफ्ट में टर्न लेते हैं। अच्छा, ये ईस्ट डायरेक्शन में अगर फेस करें तो लेफ्ट ऊपर की साइड होगा और यहां से क्योंकि ये 20 किलोमीटर चल रहे हैं तो ये अपने हाउस की ही एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। तो यहां से जब इन्होंने लेफ्ट लिया तो ये अपने हाउस की ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे 20 किलोमीटर चलने के बाद। और नॉर्थ डायरेक्शन में ये फेस कर रहे होंगे तो यहां से ये हाउस की ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। आगे देखते हैं। हाउ फॉर फ्रॉम हिज हाउस, मतलब वो अब जो फाइनल पोजीशन है इसकी वो उसके हाउस से कितनी दूर है, यानी कि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये देखिए, वैसे तो ये आपको निकालनी आ जानी चाहिए। देखिए अगर हाउस है और हमने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जो ये 15 किलोमीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। और अगर टोटल डिस्टेंस कितनी है? 25, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 25 माइनस 15 हो जाएगी, यानी कि 10। और क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये कितनी हो जाएगी? ये 20 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है कि हाउस से जो उसकी फाइनल पोजीशन है उनके बीच की दूरी क्या है? तो उनके बीच की दूरी क्या है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आपका आंसर होगा। चलिए अब एक करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप जो ये कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है आप पहले इसको डिकोड करो, फिर जो ये स्टेटमेंट दी हुई है कोडेड फॉर्म में आप इसको डिकोड करो कंक्लूजन को डिकोड करने के बाद। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपली मैजिक बॉक्स ट्रिक याद कर लो। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें मैजिक बॉक्स याद करना होगा। मैजिक बॉक्स में सिंबल है वो जो मैं बता रहा हूं उसी जगह होंगे। देखिए यहां पर होता है ग्रेटर, यहां पर होता है ग्रेटर देन इक्वल, यहां होता है लेस देन और यहां पर होता है लेस देन इक्वल और बीच में क्या होता है? इक्वल्स टू। अब जो ये 5 सिंबल हैं ये इनकी पोजीशन है, इनको हमने क्या दिया हुआ है? ये देखिए इनको नंबरिंग की हुई है हमने। जो ग्रेटर देन है उसको 1 नंबर दिया है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है उसको हमने 2 दिया है, इक्वल टू को हमने 3 दिया है, लेस देन को हमने 1 डैश दिया है और लेस देन इक्वल टू को हमने 2 डैश दिया है। और 3 या 3 डैश एक बराबर ही होते हैं तो यहां पर 3 डैश मान लो। देखिए अब यहां पर करना क्या होता है, अगर आपको ये जो कंक्लूजन दिया है अगर आप यहां से इस कंक्लूजन को फॉलो करते हुए आप इस स्टेटमेंट में जा रहे हैं और राइट मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका एज इट इज जो सिंबल होंगे वही रहेंगे। लेकिन अगर आप इस कंक्लूजन को फॉलो करते समय किसी भी एक जगह आप राइट से लेफ्ट या पूरी जर्नी में राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब कोई भी जगह अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे, सिंपली आप ये याद रखो अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो आपका जो सिंबल है वो अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो वो लेस देन इक्वल हो जाएगा, अगर लेस देन इक्वल है तो वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा और लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो मतलब सिंबल जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। पहली चीज आपको ये याद करनी है।
दूसरी चीज आपको क्या याद करनी है कि जो कंपैरिजन होता है वो या तो अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में होगा। देखिए कंपैरिजन या तो अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में होगा। इसके अलावा कंपैरिजन अगर आप कहीं और करोगे तो वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। यानी कि जो कंपैरिजन है वो या तो 1 2 3 में होगा या 1 डैश 2 डैश और 3 डैश में होगा। केवल इन्हीं दोनों में कंपैरिजन होगा, अदरवाइज कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर इन अपर हाफ और लोअर हाफ के अलावा आपको कोई कंपैरिजन करा रहा है तो वो आपका कंक्लूजन सीधे सीधे गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आप कैसे पता करोगे, ये देखिए। तो जो मैंने आपको बताया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल्स टू को हमने क्या नाम दिया है 1 2 और 3। अब इन तीनों में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट। जो आपका इसमें सबसे छोटा है वही आपका आंसर होगा। यानी कि जो 1 की जगह आएगा अगर वही सिंबल यहां पर दिया जा रहा है कंक्लूजन में तो वो आपका कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। अब जरूरी तो नहीं है कि तीनों चीजों में ही कंपेयर करा जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर 1 और 2 में कंपेयर हो रहा है तो आपका आंसर 1 होगा, 2 और 3 में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो आपका 2 आंसर होगा। 1 और 3 में या 1 और 3 में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो आपका क्या आंसर होगा, 1 आंसर होगा। सेम यही केस होता है 1 डैश और 2 डैश में। अगर 1 डैश 2 डैश में कंपैरिजन हो रहा है तो आपका आंसर 1 डैश होगा। अगर 2 डैश 3 डैश में कंपैरिजन हो रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डैश। अगर 1 डैश और 3 डैश में कंपैरिजन हो रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, 1 डैश। मतलब जो आपका स्मॉलेस्ट है वही आपका आंसर होगा। मतलब अगर हम इस मैजिक बॉक्स को ट्रिक को यूज करते हुए जो ये सिंबल को हम यहाँ पर सेट करेंगे इस जगह, तो जो सिंबल छोटे वाले प्लेस पे आएगा वही आपका आंसर होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से ये समझ में आए। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक मैजिक बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि क्या कहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ लेस देन और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू और बीच में क्या आता है, इक्वल्स टू। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस मैजिक बॉक्स ट्रिक को डिकोड करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिए कि अगर जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी है यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन दी है अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको जो सिंबल दिया होगा आप वहां पर एज इट इज लिख दीजिए। अगर कोई सिंबल की इंफॉर्मेशन दी जा रही है और नेगेटिव दी जा रही है तो आप सिंपली उस सिंबल के डायगोनली अपोजिट आपका जो ये यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसको सीधे डायगोनली अपोजिट फिक्स कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P परसेंटेज Q। इसका मतलब क्या है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। ये ग्रेटर देन की स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव है, यानी कि ग्रेटर देन का सिंबल जो यहां आता है उसके डायगोनली अपोजिट आप चले जाओगे यहाँ पर, तो ये जो परसेंटेज ये कहां पर आ जाएगी, जो ग्रेटर देन है उसके डायगोनली अपोजिट, यानी कि यहां पर आ जाएगी। आगे देखते हैं P डेल्टा Q मींस P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। अब अगर ये बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है तो ये तो बराबर होगा, और बराबर कहां आता है, बीच में, यानी कि डेल्टा कहां आ जाएगा, यहां पर। आगे क्या दिया हुआ है, P हैज Q। इसका मतलब क्या है, P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। P और Q के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के बारे में, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल जो यहां पर आता है उसके आप डायगोनली अपोजिट चले जाएंगे यहां पर, तो ये जो है से ये कहां पर आ जाएगा, ये आपका यहां पर आ जाएगा, तो हैश आपने यहां लगा दिया। अब क्या दिया हुआ है, P कॉपीराइट Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q। स्मॉलर देन की इंफॉर्मेशन है लेकिन नेगेटिव है, तो आप फिर से स्मॉलर देन का जो सिंबल होता है जैसे यहां पर, तो इसके आप डायगोनली अपोजिट चले जाएंगे, यानी कि यहां, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका कॉपीराइट। अब क्या है, P एट द रेट Q मींस P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू Q। स्मॉलर देन और इक्वल्स टू यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू की इंफॉर्मेशन है लेकिन नेगेटिव है, तो जो यहां पर नेगेटिव, यहां पर जो लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल होता है आप उससे डायगोनली अपोजिट चले जाएंगे और यहां पर जो ये एट द रेट है यहां पर आ जाएगा। अब ये तो आपने मैजिक बॉक्स बना लिया। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, आप ये देखिए। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका पहले हम कंक्लूजन देखते हैं। डी को टी के घर जाना है, डी को अगर टी के घर जाना है तो आप सिंपली देखिए क्या डी टी के घर जा पाएगा, चाहे कैसे भी जाए जा पाएगा। तो यहां पर देखिए डी एम के घर जाएगा और एम कहां जाएगा, टी के घर। अब क्योंकि ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं
तो इनके जो ये बीच में सिंबल दिए हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर मैं डेल्टा को अपोजिट करूंगा तो डेल्टा ही रहेगा, इक्वल्स टू ही रहेगा, तो डेल्टा की जगह डेल्टा ही आ जाएगा। और एट द रेट को अगर मैं अपोजिट करूंगा तो उसका क्या आ जाएगा, उसका अपोजिट है हैश, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं, यानी कि एट द रेट क्या होता है, 1, यहाँ पर 1 आता है ना, यहाँ 1 2 3 एंड 3 डैश, यहाँ 1 डैश एंड 2 डैश। देखिए अगर 1 और 3 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आपका स्मॉलेस्ट मतलब इन दोनों में छोटा क्या है, 1, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एट द रेट। लेकिन क्योंकि ये इसका अपोजिट हुआ है तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन किस में करना था, हैश और डेल्टा में। अगर हैश और डेल्टा में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे छोटा क्या है, 1 डैश और 3 डैश में 1 डैश, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैश। और यहाँ पर कंक्लूजन में हैश ही दिया हुआ है, तो ये आपका कंक्लूजन फॉलो कर गया। अब आगे देखते हैं सेकंड क्या कंक्लूजन है। देखिए सेकंड जो कंक्लूजन है, यहाँ पर एम को टी के घर जाना है। क्या एम टी के घर जा पाएगा, तो एम टी के घर बिल्कुल जा सकता है, डायरेक्टली जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये जो बीच में सिंबल दिया हुआ है ये अपोजिट हो जाएगा। तो अगर अपोजिट होगा तो एट द रेट जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हैश। और हैश अगर आंसर दिया हुआ है तो आपका ये कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। तो आंसर देखते हैं क्या हैश दिया हुआ है, हैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ, यानी कि ये दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है ये फॉलो करेंगे। अब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, या फिर देखिए मैं 4th क्वेश्चन आपको और समझा देता हूं, और बीच के ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। देखिए अब ये जो स्टेटमेंट दिए हुए, सबसे पहले हम कंक्लूजन देखते हैं, एफ को के घर जाना है। क्या एफ के घर जा पाएगा, एफ एच के घर जाएगा और एच कहां जाएगा, के घर। अब क्योंकि ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो ये इनके बीच के जो सिंबल दिए हुए हैं ये अपोजिट हो जाएंगे। अगर परसेंटेज अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। डेल्टा अगर अपोजिट होगा तो डेल्टा ही रहेगा, क्योंकि इक्वल्स टू ही रहेगा। और अगर मैं डेल्टा और कॉपीराइट में कंपैरिजन करूं तो आंसर क्या आएगा, कॉपीराइट, क्योंकि छोटा क्या है डेल्टा और कॉपीराइट में, कॉपीराइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड को देखते हैं, जे को एच के घर जाना है, जे एफ के घर जाएगा और एफ एच के घर जाएगा। अब यहाँ पर जो सिंबल दिए हुए हैं ये क्या है, हैश है और परसेंटेज है। अब क्योंकि ये राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि ये जो बीच में सिंबल दिए हुए हैं ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट, और परसेंटेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। अब अगर मैं बात करूं एट द रेट और कॉपीराइट यानी कि 1 और 2 की, तो इसमें छोटा क्या है, 1, यानी कि आंसर यानी कि कंक्लूजन में क्या आना चाहिए आपका, एट द रेट। क्या यहाँ पर एट द रेट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 विल फॉलो। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ का, और बीच के जो 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, बोथ, एंड फोर्थ का आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ये आपके आंसर है। अब एक बात कर लेते हैं, ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन। ऑर्डर और रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आता होगा। देखिए यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को, और इसी के थ्रू हम इसके बेसिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। जॉर्ज इज 5th फ्रॉम लेफ्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड है, यहां से जो जॉर्ज है ये 5th है। अगर जॉर्ज 5th है फ्रॉम लेफ्ट साइड, इट मींस जॉर्ज से पहले कितने बच्चे होंगे, जॉर्ज से पहले 4 बच्चे होंगे। अच्छा ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर कोई भी चीज यहां से 5वीं है, इसका मतलब 1 2 3 4 तभी तो 5 आएगा। तो जॉर्ज से पहले कितनी चीजें आ रही हैं, मतलब 5 से पहले कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो कोई भी चीज जो होती है उससे लेफ्ट की पोजीशन उससे 1 कम होती है। सिमिलरली अगर किसी चीज की पोजीशन राइट साइड से दी गई है तो राइट साइड की पोजीशन भी जो उसकी पोजीशन है उससे 1 कम होगी। यानी कि राइट साइड में कितने बच्चे होंगे, कितनी चीजें होंगी, जो उसकी पोजीशन दी हुई है राइट साइड से उससे 1 कम। और अगर उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से दी गई है तो लेफ्ट साइड में कितनी चीजें होंगी, उसकी जो लेफ्ट साइड से पोजीशन दी हुई है उससे 1 कम। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एंड पीटर इज 12th फ्रॉम राइट हैंड। और जो पीटर है वो 12th है राइट हैंड से। अगर पीटर जो है वो 12th है राइट हैंड से, इट मींस पीटर के राइट में कितने बच्चे होंगे, 11 बच्चे होंगे। अब ये देखते हैं क्या ये ओवरलैपिंग का केस होगा या नॉर्मल केस होगा। इफ पीटर शिफ्ट्स बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड जॉर्ज, अगर ये जो पीटर है ये जॉर्ज की तरफ बढ़ता है 3 प्लेस से, ही बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड से 10th बनता है। इट मींस जॉर्ज तो 5th है लेफ्ट हैंड से, यानी कि अगर पीटर आगे बढ़ेगा तो भी ये लेफ्ट हैंड से कितना रहेगा, 10th रहेगा। यानी कि 1 2 3 यहां पर आएगा अगर पीटर, तो जॉर्ज के तो ये राइट साइड में रहेगा, क्योंकि जॉर्ज की जो पोजीशन वो तो 5th है, और पीटर की पोजीशन आफ्टर शिफ्टिंग कितनी हो जाती है, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मैं इन चेंज करके दिखाता हूं। देखिए पीटर अगर यहां से 1 2 3 प्लेस बढ़ता है,
तो ये जो पीटर की न्यू पोजीशन है, ये क्या है पोजीशन, ये 10th है। कहां से, लेफ्ट हैंड से। आगे देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रूम। तो आपको सिंपली निकालना है कि कितने बच्चे हैं इस रूम में। अब आप यहां पर एक चीज देखिए कि अगर ये पीटर की जो पोजीशन है 10th है लेफ्ट हैंड से, इट मींस पीटर से लेफ्ट में कितने बच्चे होंगे, 9 बच्चे होंगे। ये पीटर की जो नई पोजीशन है उसकी बात कर रहा हूं। और अगर 9 बच्चे हैं इसके लेफ्ट में, और पीटर की जो नई पोजीशन है और पीटर की जो पुरानी पोजीशन है उसके बीच कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और पीटर की जो पुरानी पोजीशन है उससे राइट साइड में कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं। और बीच में ये जो 2 बच्चे हैं, आपने इन दोनों को तो काउंट किया है, लेकिन आपने जो इसकी जो पोजीशन थी, ये देखिए जो इसकी ये पोजीशन थी, आपने ये तो काउंट ही नहीं की, तो आपको ये भी काउंट करनी होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप जो भी आपका ये निकलेगा इसमें आप +2 कर दोगे। देखिए 11 और 9 20 और 2 और 2 24, यानी कि टोटल रो में कितने बच्चे हैं, 24। अब आप यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो कि आपने ये 2 ऐड क्यों किया, क्योंकि ये जो पीटर की नई पोजीशन थी और ये पीटर की जो पुरानी पोजीशन थी वो हमने यहाँ तक ऐड नहीं किया था। ये मैंने आपको बताया, एक आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने। अब आप इसको और कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब आप यहां पे देखिए कि जो पीटर है उसकी पुरानी पोजीशन क्या थी, 12 थी। पीटर की नई पोजीशन क्या है, 10th है। तो ये क्या है, ये जो पोजीशन है पीटर की ओल्ड एंड न्यू, और उनके बीच बच्चे कितने हैं, 2। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप हर चीज को इजीली निकाल पाएंगे इन द एग्जामिनेशन, और वो भी विद एक्यूरेसी। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी, यानी कि 24 बच्चे हैं। अब एक कर लेते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए मेल को मैं ट्राइंगल से डिनोट करता हूं, काफी लोग इसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं, काफी लोग फीमेल को माइनस साइन से डिनोट करते हैं, लेकिन मैं इसको सर्कल से डिनोट करता हूं। अगर ये ब्रदर एंड सिस्टर है तो जो ये ब्रदर और सिस्टर है मैं इनको सिंगल लाइन से डिनोट करता हूं। अगर ये मैरिड कपल है यानी कि शादीशुदा जोड़े हैं तो मैं इसको डबल लाइन से डिनोट करता हूं। अगर इन दोनों का कोई बच्चा है तो मैं उनके जस्ट नीचे, या तो वो बेटा है या बेटी है, तो उनके जस्ट नीचे मैं डिनोट करता हूं। बाकी इस क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। A, B, C, I, J and K are 6 family members. J is the son of I. जो J है वो सन है किसके, I के। Who is not the mother of J? अगर I J की मदर नहीं है तो I J के फादर होंगे। B is the brother of I. जो I है उसके ब्रदर कौन है, B है। K and I are married couple. I की शादी अगर K के साथ हुई है और I क्योंकि मेल है तो K कौन होंगे, उनकी वाइफ होंगी। C is the daughter of K. C अगर C अगर K की डॉटर है, C अगर K की डॉटर है, इट मींस वो J की सिस्टर होगी और I की भी डॉटर होगी। तो J की सिस्टर कौन है, C. Who is the sister of A? जो K है, यहां पर जो K है वो किसकी सिस्टर है, A की, यानी कि K की Who is the sister? यानी कि A किसकी बहन है, K की। K का तो जेंडर हमें पता है लेकिन A का जेंडर हमें नहीं पता है क्योंकि हमें सिर्फ K के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। यहाँ 2 ही क्वेश्चन है। हाउ इज J रिलेटेड टू C? आपको J की रिलेशन बतानी है C के साथ, तो J तो C का ब्रदर है, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, J इज द ब्रदर ऑफ C। आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? कितनी महिला सदस्य हैं? तो आप ये तो पता ही नहीं कर सकते क्योंकि 2 फीमेल के बारे में तो हमें पता है, लेकिन हमें A के बारे में क्योंकि नहीं पता है कि A फीमेल है या मेल है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, ब्रदर एंड कैन नॉट डिटरमाइन, ये आपका आंसर है। और ए का जेंडर क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम उसके बारे में पता नहीं कर सकते। अब एक बात कर लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक, ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अब जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में सबसे पहले
आपको इसके लिए अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसकी एक्चुअल पोजीशन पता होनी चाहिए, उसके जो लेटर्स हैं उनकी, और उनकी रिवर्स पोजीशन पता होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप उसको याद करो, आप सिंपली ये ट्रिक याद कर लो कि एग्जामिनेशन में आप ये चीज सबसे पहले लिख लो। देखिए क्या लिखना होता है, ABCD मतलब जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है उसी को लिखना है, EFGHIJKLM, एम तक हमने लेफ्ट से राइट लिखा और फिर एम के जस्ट नीचे एन को फिर हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट करो। देखो LMNOPQRSTUVWXYNZ, इसको लिखने के लिए आपको हार्डली 30 सेकंड लगेंगे। इससे क्या होगा, आपको अल्फाबेट्स की जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो पता चली जाएगी, उसी के साथ साथ उनकी रिवर्स पोजीशन भी पता चल जाएगी। वो कैसे, देखिए अब यहां से आपको अल्फाबेट्स की एक्चुअल पोजीशन तो समझ में आ रही होगी कि कैसे पता चल जाएगी, और उनकी रिवर्स पोजीशन कैसे पता चलेगी, आप ये भी देखिए। अगर मैं बात करूं 21, 23, 24, 25 एंड 26, आप देखिए जेड की जो एक्चुअल पोजीशन है दैट इज 26, तो जेड की रिवर्स पोजीशन क्या है 1, तो आपको यहाँ पे दोनों चीजें पता चल गई। इसी तरीके से आप किसी का भी देख लीजिए, एच की अगर मैं एक्चुअल पोजीशन की बात करूं तो वो है 8 और रिवर्स पोजीशन क्या है 19। तो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक को याद कर लो। आप एग्जामिनेशन में सबसे पहले इसको लिख लो, जिससे कि आपको जो भी आपको आंसर निकालना है वो एक्यूरेसी विद एक्यूरेसी के साथ आप निकाल पाओ। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, माइंड को इन्होंने कोड किया हुआ है इस तरीके से, आर्ग्यू को कोड किया हुआ है इस तरीके से, और इन्होंने पूछा क्या है इसका कोड। तो यहां पे देखिए माइंड का कोड क्या किया हुआ है, देखिए KGLB। अब आप इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, आप जो आपको ये ऑप्शन दिए हुए ना, आप इससे ऐसे निकाला कीजिए। देखिए आप यहां पर क्या करो कि ये जो पहला लेटर है, जो पहला लेटर है आप उसका कोड निकालो सबसे पहले, और ये जो फोर्थ लेटर है इसका कोड निकालो, और जो ये आर्ग्यू का भी दिया हुआ है, अगर आपको दो लेटर्स के अगर कोड दिए हुए हैं, दो वर्ड्स के अगर कोड दिए हुए हैं, तो आप सिंपली उनमें से किसी दो लेटर के कोड निकालो। जैसे ये आर्ग्यू है, इसको जो कोड किया हुआ है YPESC, तो आप यहां पर भी जो ये फोर्थ और ये जो फर्स्ट है आप इसके कोड निकालो, और आप सिंपली डायग्राम का कोड आप सिंपली उससे निकालने की कोशिश करो कि आपको फर्स्ट जो लेटर है और आपका जो फोर्थ लेटर है, क्या जो उसका कोड है वो इन ऑप्शन में आ रहा है, और वो जिस ऑप्शन में आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर उसमें नहीं आ रहा तो फिर आप आगे निकालो इस तरीके से। देखिए, और ये कुछ जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट और फोर्थ का ही निकालो, आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर एम और के की रिलेशन में बात करूं तो एम 13 नंबर पे आता है, तो m से 2 पहले आता है के, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है -2 हो रहा है। अगर मैं d और b की बात करूं तो यहां पर भी तो -2 हो रहा है, क्योंकि d से 1-2 छोड़ के यहां पर b आ रहा है। अगर मैं a और y की बात करूं तो a z y, यानी कि यहां पर भी -2 हो रहा है। और u और s की बात करूं, u और s की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी -2 हो रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट है और ये जो फोर्थ लेटर है, इन दोनों का जो कोडेड फॉर्म में आंसर आ रहा होगा उसमें पहला जो लेटर है वो d से -2 होना चाहिए, और जो फोर्थ लेटर है वो d से -2 होना चाहिए। अगर मैं d से -2 करूंगा तो वो तो b से शुरुआत होगी, और जो फोर्थ है यानी कि जो g है उसको अगर मैं -2 करूंगा तो e आएगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। क्या यहाँ पे फर्स्ट लेटर b आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। अच्छा ये दो बचे हैं। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट तो b आ रहा है लेकिन फोर्थ तो p आ रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपने सिर्फ 2 लेटर के कोड निकाले और आपका आंसर निकल गया। तो गाइस आपको स्मार्टली ही अप्रोच करना है इन द एग्जामिनेशन। अब क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो आगे देख लेते हैं। देखिए i और g का अगर हम कोड निकालें तो i -2 करेंगे तो g आएगा, n -2 करेंगे तो यहाँ पे l आएगा। क्या ये यहां पर भी हो रहा है, r में से अगर मैं p की बात करूं तो r में से अगर -2 करेंगे तो ही p आएगा, g में से -2 करेंगे तो e आएगा, और e में से -2 करेंगे यानी कि dc, यानी कि यहाँ पे भी -2, यानी कि इस पूरे जो ये लेटर दिया हुआ है
ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें -2 की सीरीज चल रही है, यानी कि i-2 यहां पर आएगा, a-2 यहां पर आएगा, r-2 यहां पर आएगा और फिर से a-2 यहां पर, और यहां पर भी क्या आएगा, m-2। अब क्योंकि -2 की सीरीज चल रही है तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि a-2 यानी कि बाई, यानी कि थर्ड लेटर और जो 6 लेटर है ये बाई आना चाहिए। क्या ये कुछ आ रहा है कहीं? देखिए यहाँ पर थर्ड लेटर बाई है लेकिन 6 बाई नहीं है, ये ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो कंप्लीटली एलिमिनेट, ये भी कंप्लीटली एलिमिनेट। देखिए यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ है जबकि थर्ड और सिक्स्थ होना चाहिए बाई, तो ये भी इस तरीके से भी एलिमिनेट हो सकता था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। अब बात कर लेते हैं सिलोजिज्म के। तो सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसमें ना दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती, जो दिया है आप उसी को सच मानो और उसी के थ्रू आप निकालो। अब जैसे हम वैसे तो इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने इंग्लिश में 100 में से कितने मार्क प्राप्त किए? 50 नंबर्स गेन किए, तो इसका आंसर क्या होगा? आपने जो 100 में से 50 नंबर गेन किए, यानी कि जो ये पेपर था 100 नंबर का उसमें से आपने केवल 50 नंबर गेन किए, सॉरी केवल 50 नंबर गेन किए। वेट फॉर अ मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ। ये देखिए आपका ये जो इंग्लिश का पेपर था 100 नंबर का, इसमें से आपने केवल 50 नंबर गेन किए, तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि आपने 50 नंबर गेन नहीं किए हैं। आपके 50 नंबर आए तो हैं लेकिन 50 नंबर आए नहीं है, ये भी तो सच है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि आपने 50 मार्क्स तो ऑब्टेन किए ही इंग्लिश में, लेकिन आपसे ये भी तो बोल सकते कि 50 मार्क आपने ऑब्टेन ही नहीं किए। तो आप सिंपली जो आपको दिया हुआ है ना आप उसको सच मानो और उससे क्या क्या हो सकता है आप उसको देखो। अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट दिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए, तो आपको जो वेन डायग्राम के थ्रू सही लग रहा है आप उसको सही लगाओ, जो गलत लग रहा है उसको आप गलत लगाओ। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दिए तो आप ये देखो कि कहां नहीं हो सकता, अगर वो सच है तो आप टिक लगाओ सही, और अगर नहीं तो वो गलत। देखिए अब इसको वेन डायग्राम्स के थ्रू हम समझते हैं, क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए सम कार्ड आर फाइल, जो कुछ कार्ड हैं वो फाइल्स हैं, यानी कि ये कार्ड हैं, जो यहां पर जो कार्ड हैं वो क्या है? फाइल्स हैं। सम फाइल्स आर इंक पॉड्स, और जो कुछ फाइल्स हैं वो क्या है? वो इंक पॉड है, इंक पॉड्स हैं। सम इंक पॉड्स आर पैड्स, और जो कुछ इंक पॉड्स हैं वो क्या है? पैड्स हैं। अब कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है ये देखिए, कंक्लूजन में वो ये बोल रहे हैं सम इंक पॉड्स आर कार्ड। क्या कुछ इंक पॉड कार्ड दिख रहे हैं? दिख ही नहीं रहे, हटा दो इसे, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट में तो जो दिख रहा है वो सच है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। सम कार्ड्स आर पैड, क्या कुछ कार्ड आपको पैड दिख रहे हैं? दूर दूर तक नहीं दिख रहे, हटा दो। सम पैड्स आर फाइल, कुछ पैड जो हैं वो फाइल दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे भैया, ये भी हटा दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भी फॉलो नहीं कर रहा, नन फॉलो। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सम कीज आर लॉक, कुछ जो कीज हैं वो क्या है? वो लॉक हैं। ऑल लॉक आर डोर्स, जितने भी लॉक्स हैं वो सारे के सारे क्या है? वो डोर्स हैं। सम डोर्स आर विंडो, और जो कुछ डोर है वो क्या है? वो विंडो है। यानी कि डोर का ये वाला पार्ट विंडो है, लॉक का ये वाला पार्ट, मतलब ये कीज का ये वाला पार्ट लॉक है, और लॉक तो पूरा का पूरा क्या है? डोर है। तो इसके अनुसार जो जो ये कीज है उसका जो ये पूरा पार्ट है, मैं इसको इंक चेंज करके बताता हूँ, हाईलाइटर से ही बताता हूँ। वेट फॉर अ मिनट, देखिए यानी कि ये जो कीज है इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा? ये डोर तो होगा ना, क्योंकि ये डोर के वेन डायग्राम में आ रहा है, यानी कि कुछ जो कीज हैं वो डोर भी होंगे। चलिए अब आंसर देखते हैं कि कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। देखिए ऑल कीज आर लॉक, क्या सारी की सारी की हमें लॉक दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सम डोर्स आर लॉक, कुछ जो डोर हैं वही लॉक हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो डोर था इतना बड़ा उसमें से केवल इतने ही तो डोर जो हैं वो लॉक हैं। मैं इसको आपको दोबारा दिखाता हूं, वेट फॉर अ मिनट। देखिए ये जो पूरे के पूरे डोर थे, ये जो पूरे के पूरे डोर थे उसमें से लॉक कितना है आप ये देखिए। आप ये जो पूरे डोर है,
वेट 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 वेट, ये लॉक था आपका और ये था डोर। इसमें क्या था, इसमें लॉक ये डोर कितना है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, डोर है। और इसमें से आपको निकालना क्या था, पूछा क्या था कि क्या केवल कुछ ही डोर है जो कि लॉक है। तो आप देखिए ये जो पूरा का पूरा डोर था, इसमें से लॉक था कितना, इसमें से लॉक तो केवल यही था ना, लॉक तो केवल यही था। तो ये जो कंक्लूजन है ये क्या पूछ रहा है आपसे कि सम डोर्स आर लॉक्स, कि जो भी डोर है उसमें से केवल कुछ ही लॉक हैं क्या। तो आपका ये कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा, क्योंकि हाँ जो जितने भी डोर हैं उसमें से केवल ये पार्ट जो है यही तो लॉक है, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर गया। आगे क्या बोल रहा है, नो विंडो इज की, कोई भी जो विंडो है वो की नहीं है। यानी कि ये जो विंडो है क्या ये की दिख रही है, तो भैया ये तो हमें दिख ही नहीं रही है कि एक भी विंडो की दिख ही नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा आपका ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो। चलिए आंसर देखते हैं, की लॉक डोर विंडो, की लॉक डोर विंडो, कार्ड फाइल इंपोर्ट्स एंड पैड्स, कार्ड फाइल इंपोर्ट एंड पैड्स, नन एंड ओनली टू, नन एंड ओनली टू। चलिए अब ये कि ये पजल है, पजल बनाते हैं एक बार। देखिए 8 पर्सन, ये 8 पर्सन है जिनको सैलरी मिलती है इन 8 मंथ्स में। तो सबसे पहले हम इन 8 मंथ्स को बना लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड क्या था, अक्टूबर। तो ये जो 8 मंथ्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हमने ये 8 मंथ बना लिए। अब इनकी कंडीशन लिख लेते हैं। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हो आप सबसे पहले कंडीशन लिखना स्टार्ट कीजिए। कंडीशन लिखने के बाद अगर आप इस पजल को बनाएंगे तो आपका पजल बहुत फास्ट बनेगा। और अगर इन केस गलत हो भी जाता है वो पजल जो आप कंडीशन सेट कर रहे हो, तो आप उस कंडीशन को दोबारा अप्लाई करके दोबारा शुरुआत कर पाओगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। कंडीशन क्या है ये देखते हैं, ए गेट सैलरी इन द मंथ विच हैव 31 डेज बट आफ्टर जुलाई। अगर जुलाई के बाद, अच्छा इस पे सबसे पहले ये तो आप लिख ही लीजिए और ये आप हमेशा लिखा कीजिए। देखिए मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, अगेन जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30 एंड इसमें भी 31। आई होप ये तो आपको पता होगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब कंडीशन क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं और कंडीशन लिखते हैं। देखिए ए को जो सैलरी मिल रही है वो उस महीने में मिल रही है जिसमें 31 दिन है, लेकिन जुलाई के बाद जो महीना है उसमें, जुलाई की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के बाद केवल यहां पर ये 3 महीने हैं और इन 3 महीने में केवल अगस्त और अक्टूबर ही ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन है। यानी कि एक जो है वो केवल यहां तो यहां आएगा या यहां आएगा, इन दो के अलावा ए और कहीं तो आ नहीं सकता। आगे देखते हैं, 2 पर्सन गेट सैलरी बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच में दो लोगों को सैलरी मिल रही है। सी गेट्स हिज सैलरी इमीडिएटली बिफोर डी। सी को जो सैलरी मिल रही है वो डी से जस्ट पहले मिल रही है और उस महीने में मिल रही है जिसमें 30 दिन है, यानी कि सी को 30 दिन वाले महीने में सैलरी मिल रही है। देयर आर एज मेनी पर्सन गेट सैलरी बिटवीन क्यू एंड बी, मतलब क्यू और बी के बीच में उतने ही लोग सैलरी पा रहे हैं जितने कि बी और पी के, यानी कि बी और पी के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने ही बी और क्यू के बीच में होंगे। एस गेट हिट सैलरी इमीडिएटली बिफोर क्यू। एस को सैलरी मिल रही है इमीडिएटली बिफोर क्यू। ये आपकी कंडीशन है। चलिए इनको सेट करते हैं। आप ए और आर के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए। अगर ए यहां पर है तो आर कहां आ जाएगा, 1 2 छोड़ के आर यहां आ जाएगा। अब यहां पर देखते हैं सी और डी की जो कंडीशन है वो कहीं सेट हो रही है। तो देखिए अगर हमने सी और डी को यहां बना, मतलब इससे 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी आगे भी। तो अगली कंडीशन को देखते हैं। देखिए पजल को आप वहां से बनाना स्टार्ट कीजिए जो आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी हो, मतलब जहां पर पॉसिबिलिटी सबसे कम हो आप उसको बनाइए। अगर मैं सेकंड कंडीशन को देखूं, अब यहां से तो आपको 2 कंडीशन बनानी होंगी, तो होल्ड कर दीजिए उसको। दूसरी कंडीशन को देखिए, क्योंकि अभी शुरुआत की हमने कंडीशन की। अगर हमने इस कंडीशन को आधा बना लिया होता तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, आप इसको पहले कंप्लीट करोगे। देखिए अभी हमने केवल स्टार्ट किया तो हम इस सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। अगर ये सेकंड कंडीशन गलत होगी तो हम फिर इसकी जो 2 कंडीशन है उनको बनाएंगे। देखिए ए और आर के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, यानी कि 1 2 छोड़ के यहाँ पर आर आना चाहिए। अब यहाँ पर सी और डी और क्यू और आर इमीडिएटली
एक दूसरे मतलब सी को डी के ऊपर होना चाहिए और एस को क्यू के ऊपर होना चाहिए। और अगर मैं सी और डी की बात करूं तो ये हम लगा सकते हैं क्योंकि सी की सैलरी 30 दिन में मिलेगी, ये कंफर्म है। तो सी की सैलरी कहां मिल सकती है, आप ये देखिए यहां पर ये दोनों आ नहीं सकते क्योंकि सी यहां पर 31 दिन वाले मंथ में आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं जून में डी को रखूं तो फिर से सी कहां आ जाएगा, मई में, जो कि 31 का मंथ है। लेकिन अगर मैंने डी को मई में रखा तो सी आ जाएगा कहां पर, अप्रैल में, जो कि 30 दिन वाला मंथ है। तो ये यहां पर पॉसिबल हो गया, ये ट्रू हो गई कंडीशन। अब यहां पर दो लोग एक साथ आए, ये सिर्फ यही पॉसिबल है, यहां पर ही आ सकते हैं। तो जो एस और क्यू है, जो एस और क्यू है वो कहां आ सकते हैं, एस और क्यू केवल यहीं आ सकते हैं, यही एक जगह बची है। अब पूछा क्या था इन्होंने कि जितने पर्सन एस क्यू और बी के बीच में है उतने ही पर्सन कहां होने चाहिए, बी और पी के बीच में। यानी कि क्यू और पी के बीच में किसको आना चाहिए, बी को आना चाहिए। यानी कि अगर बी यहां आएगा तभी तो पी यहां आ पाएगा। फिर क्या ये कंडीशन ट्रू होती है, ये देख लेते हैं। तो यहां पर पी और बी के बीच में कितने पर्सन है, 2। तो बी और क्यू के बीच में कितने हैं, 2। यानी कि ये कंडीशन आपकी सेट हो गई। और एस जो है वो क्यू से इमीडिएटली पहले आ रहा है, डी जो है सी के जस्ट बाद है और सी को सैलरी मिल रही है 30 डेज वाले मंथ में, ये भी। यानी कि ये सारी कंडीशन सेट हो गई, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई। अब देखते हैं कि ये जो पहली पॉसिबिलिटी है ये गलत कैसी होती। देखिए ए और आर की हमने कंडीशन सेट कर ली। अब सी और डी कहां कहां आ सकते हैं, डी सी को 30 दिन वाली सैलरी मिलेगी, यानी कि सी या तो यहां आएगा या यहां आएगा डी। मतलब सी एक कंडीशन में यहां आएगा और एक कंडीशन ये भी तो बची है। अब इसे दोबारा बना लेंगे, पहले इस कंडीशन को देखें गलत कहां होंगे। इंक चेंज करके ही बताता हूं मैं आपको, एक मिनट। देखिए सी यहां आएगा तभी डी यहां आ पाएगा। अब ये दोनों आ गए तो क्यू और कहां आ सकते हैं, अगर मैंने एस और क्यू को यहां रखा, अगर मैंने एस और क्यू को यहां रखा तो बचा क्या आपका, बी और पी। यानी कि या तो बी यहां आएगा या पी यहां आएगा या बी यहां आएगा और पी यहां आएगा, और दोनों ही कहीं भी आ जाए तो जितनी बी और पी के बीच में पर्सन होने चाहिए उतने ही पर्सन बी और क्यू के बीच में होना चाहिए। ये कंडीशन सेट नहीं हो पाएगी। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। अब एक बार सी और डी को यहां लेके देख लेते हैं। अगर हमने सी और डी को यहां लिया, अगर हमने सी और डी को यहां लिया तो जो एस और क्यू है वो कहां आ सकता है, या तो एस और क्यू यहां आ जाएगा या एस और क्यू यहां आ पाएगा। अब एक जगह लेके मान लेते हैं एस और क्यू अगर यहां आ गया तो भी बी और पी वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि एस और मतलब क्यू और बी के बीच में जितने पर्सन होने चाहिए उतने ही बी और पी के बीच में होने चाहिए। तो यहां तो एक भी नहीं है, तो ये कंडीशन यहां तो गलत हो जाएगी। अब अगर एस और क्यू यहां थे और बी और पी यहां होते तो क्या ये पॉसिबल हो पाती कंडीशन, यहां भी ये पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर बी ऊपर होता पी से तो क्यू और बी के बीच में एक पर्सन है लेकिन बी पी के बीच में तो एक भी नहीं है। और अगर जो बी है वो उसके नीचे होता तो और कहानी भयावह हो जाती कि क्यू और बी के बीच में तो 2 पर्सन है लेकिन बी और पी के बीच में एक भी नहीं है। यानी कि कैसे भी आप कर लो ये कंडीशन सेट होती ही नहीं। तो ये आपकी सही कंडीशन है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। पी सी डी, मार्च में है पी, ठीक है, पी सी डी बी आर एस क्यू ए, पी आर एस क्यू, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए, क्वेश्चन देखते हैं। हु गेट हिज सैलरी इमीडिएटली आफ्टर आर, आर को जस्ट बाद किसको सैलरी मिल रही है, एस को, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका एस। हाउ मेनी पर्सन आर गेटिंग सैलरी बिटवीन बी एंड क्यू, बी और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, तो ये तो हमने निकाला ही है 2 पर्सन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। इन विच मंथ डी गेट हिज सैलरी, डी किस महीने में सैलरी पा रहा है, डी मई में पा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एस टू एंड में, तो एस टू एंड में, ये आपके आंसर हो गए। सो गाइज हमेशा मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ आप शुरुआत करो। चलिए सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।